हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कीमोफिलस लॉरिका। कैसे हैं आप लोग? नीट का एग्ज़ाम आने ही वाला है जल्दी। आई होप आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बिल्कुल ऐसे ठंडे नहीं पड़ गए होंगे, क्योंकि बहुत टाइम से वो लॉकडाउन के फेज़ में सब लोग सुस्त चले हैं। बट भाई सुस्त होके कुछ नहीं होगा, पेपर आ रहे हैं, पढ़ना तो शुरू दोबारा से करना पड़ेगा और रेगुलर स्टडीज़ करनी पड़ेंगी। बाकी फ्रेंड्स, मैंने कंपटीशन फोकस की +2 क्लास की एक वीडियो पहले निकाली थी एंड उसके बाद से बीच में सारा वो टफ फेज स्टार्ट हो गया। आपको पता है, अभी भी मेरा थोड़ा आपको नज़र आ रहा होगा, कभी किसी दिन ठीक दिख रहा होता है, कभी नहीं दिख रहा होता है। बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं लाइफ में, क्या बताऊँ इस टाइम। बट स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग विद दैट एंड मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सारी चीज़ें हम साइड बाय साइड मैनेज करें। तो कंपटीशन फोकस की रिमेनिंग 2 वीडियोस रहती हैं उस चैप्टर की। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ असर्शन रीजन प्रॉब्लम्स हैं, उसके रिगार्डिंग मैंने दोनों वीडियोस शूट कर ली हैं और एक तो आपको ये वाली मिली जाएगी, इसके बाद दूसरी नेक्स्ट भी। एंड पहले मुझे लगा कि ये पेंडिंग है, इसको कवर अप कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर सॉल्यूशंस हम स्टार्ट करेंगे। और सॉल्यूशंस के लिए भी मैंने वीडियो एक शूट कर ली है एंड कुछ सरप्राइज़ वैसे तो मैं सोच रही थी नहीं बताऊं, बट बता देती हूँ। कुछ व्यूअर्स की ख्वाहिश थी कि रिक्वेस्ट थी कि मैम आपका फेस भी साथ में आना चाहिए। वैसे तो यार पिछले 1.5 महीने से ना थोड़ा देखने लायक भी नहीं बचा है, बट क्या बोलूँ, अब आप लोगों की ख्वाहिश है, पूरी तो करनी पड़ेगी। तो कुछ एक्सपेरिमेंटेशन किया है मैंने एंड आई होप आपको शायद पसंद आ ही जाएगा। थोड़ा थोड़ा आएगा, थोड़ा थोड़ा नहीं आएगा, जो भी होगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बट उस वीडियो के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले हम कंपटीशन फोकस की वीडियोस निकालेंगे, देन आफ्टर दैट सॉल्यूशंस। सो दिस वाज ऑल जो मुझे कहना था। एंड वन मोर थिंग, फेसबुक पेज पे रेगुलर मैं कुछ ना कुछ क्वेश्चंस या कुछ ना कुछ पोस्ट कर रही हूँ। आप लोग प्लीज़ जाइए, पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। उस पर जो भी क्वेश्चंस मैं डालती हूँ, आप उसको चाहे जनरल साइंस के, जनरल, वैसे तो जनरल केमिस्ट्री है एक्चुअली, क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत बेसिक हैं, सिंपल है। धीरे धीरे मैं उसको एडवांस क्वेश्चंस की तरफ भी लेके जाऊँगी और कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स उस पर मैं हमेशा पोस्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ वहाँ जाइए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, रेगुलर पोस्ट देखिए कि क्या डाल रही हूँ मैं, क्या नहीं डाल रही। तो क्योंकि जितनी इंगेजमेंट या इन्वॉल्व सब लोग होते हैं तो अच्छा लगता है ना। सेम ऐसे ही मैं यूट्यूब चैनल पे भी कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चंस डाल रहे हैं, आपने देखा ही होगा रेगुलर। एंड थैंक्स टू यू गाइज, आप लोग उसमें, मैंने देखा आपका रिस्पॉन्स उसमें अच्छा आ रहा है, तो अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ और नए क्वेश्चंस डालें, कुछ और नई किसी और तरह से हम कुछ नया उसमें ऐड ऑन करें। सो इंटरेस्टिंग है, कुछ ना कुछ नया हम डेली, मैं भी इनफैक्ट सीख ही रही हूँ, कुछ ना कुछ और ऐसा डेली सीखते हैं हम कि बच्चों के लिए कुछ और किया जाए, उन्हें क्या ऐसी चीज़ है जो और इंगेज करेगी, पढ़ने में उनको मज़ा आएगा। सो बाकी आप लोगों की अगर कुछ सजेशंस हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं कि कुछ ऐसा किया जाए, या जो भी आपकी विशेज़ हों किन्हीं भी वीडियोज़ को लेके, क्योंकि मैंने फन एलिमेंट्स भी ऐड किए हैं, पढ़ाई वाली चीज़ें भी, बाकी भी सब कुछ एक साथ ट्राई करना शुरू कर दिया है। एंड इट वॉज ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज कि हाँ मुझे कुछ करना है। सो बाकी चलिए लेक्चर पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं दोबारा से कंपटीशन फोकस वाला पार्ट जहाँ हमने पहले छोड़ा था। और आई थिंक शायद पिछला आप लोग भूल गए होंगे, तो एक बारी मेरी सजेशन है कि पिछली जो फर्स्ट कंपटीशन फोकस की वीडियो थी ना, उसको दोबारा से थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लीजिए, ताकि वहाँ और इस वीडियो में आपका लिंक बन जाए। तो पिछली वाली वीडियो का लिंक ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ जाइए, हल्का सा जरा फटाफट एक बार गो थ्रू कर लीजिए, फिर ये वाली वीडियो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द लेक्चर। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में जो हमने कंपटीशन फोकस का किया था, उसमें कुछ टॉपिक्स किए थे और क्वेश्चन किए थे, और एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया था। ठीक है, असर्शन रीजन का। असर्शन रीजन में देखिए स्टेटमेंट क्या दी है, द पैकिंग एफिशिएंसी इज मैक्सिमम फॉर द एफसीसी स्ट्रक्चर। ठीक है, हमें पता है कि मैक्सिमम परसेंटेज होती है इसकी पैकिंग एफिशिएंसी की इन केस ऑफ एफसीसी, यानी कि असर्शन करेक्ट है। ठीक है, और रीजन क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12 इन एफसीसी स्ट्रक्चर। अब ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन रीजन नहीं करेक्ट है, मतलब इस लाइन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है ये स्टेटमेंट कि पैकिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम क्यों है। ठीक है, उसका और कोऑर्डिनेशन नंबर का रिलेशन नहीं बन रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी कि बी पार्ट आपका इसका आंसर आएगा। ठीक है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगी कि एफसीसी स्ट्रक्चर आपका क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर है। एफसीसी स्ट्रक्चर इज क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। इसी की वजह से तो क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम आती है। ठीक है, अब आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था, कुछ क्वेश्चंस और कुछ टॉपिक्स।
कंपटीशन फोकस का जो इसका पार्ट है, इसमें काफी न्यूमेरिकल्स एज वेल एज जो आपके बाकी कंसेप्चुअल्स हैं या असर्शन रीजन है, एमसीक्यूज हैं, वो सब हम कवर कर रहे हैं हर तरह के क्वेश्चंस को देखते हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का। आउट ऑफ NaCl एंड CaCl विच वन इज मोर स्टेबल एंड वाई? दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है और क्यों है? अब देखिए CaCl इसमें ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, उसका रीजन क्या है कि जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, उतना ज्यादा जो आपके एटम्स है आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, उतनी ही ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बनेंगी कैटायंस और एनायंस में, जिसकी वजह से क्या होगा, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर होगा और स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे CaCl आपका क्या बोलोगे आप, इज मोर स्टेबल। रीजन क्या है, मोर इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, मोर इज द, तो देखिए CaCl आपका ज्यादा स्टेबल हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका ज्यादा होगा उसमें उतनी ही ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी कैटायंस एनायंस के बीच में, उतनी ज्यादा अट्रैक्शन होंगी, तो आपका क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर आएगा। CaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर है 8:8, NaCl में है 6:6। सो क्लियर कि आपका CaCl ज्यादा स्टेबल होगा और हमें रीजन भी पता लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड इज CCP। ठीक है, द क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड is composed of oxide ions, okay, जिसमें कि 1/4 of tetrahedral voids are occupied by divalent A यानी कि A2+ and octahedral voids are occupied by monovalent B। ठीक है, फॉर्मूला आपको निकालना है, ये मेंस के पेपर में आया था ये क्वेश्चन। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे हम, सबसे पहले एनायंस हम लेट कर लेते हैं, लेट O2 नेगेटिव आयंस इन द क्लोज पैकिंग, आप N मान लोगे। ठीक है, तो आपके नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, जितने एनायंस होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, डबल, है ना, तो यानी कि 2N। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब उसने क्या कहा है कि 1/4 आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड है डाइवेलेंट A से, तो क्या करोगे आप, डाइवेलेंट A कैटायन इज प्रेजेंट इन 1/4 है, 1/4 ऑफ किसका, 2N का, है ना, तो क्या आ गया ये आपका N/2। सिमिलरली क्या करेंगे हम, मोनोवेलेंट B कैटायन इज प्रेजेंट इन, मोनोवेलेंट के लिए देखिए क्या दिया हुआ है, उसके लिए दिया था आपको क्वेश्चन में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय मोनोवेलेंट B, इसका मतलब सारे वॉइड्स ऑक्यूपाइड हैं, तो क्या आ गया N। अब रेशियो आप लोगे A:B:O2 नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ही करते थे ना हम क्वेश्चन, N/2 आ गया और ये दोनों N। अगर आप इसको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ एक्चुअली, 1/2:1:1:1। ठीक है, तो कन्वर्ट करने पे क्या आ जाएगा, 1:2:2। तो फॉर्मूला क्या बन गया, 1:2:2 आ गया, फॉर्मूला बन गया AB2O2। ठीक है, ये आपका आ गया फॉर्मूला। इस तरह के क्वेश्चन में देखिए हमेशा वैसे हम क्या करते थे, हमेशा ही करते थे, एनायंस को लेट किया, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड्स की वैल्यू लिखते थे, फिर जिस हिसाब से क्वेश्चन में दिया होता था उस हिसाब से अरेंज करके रेशियो निकाल के फॉर्मूला। ओके, CaCl क्रिस्टलाइजेज इन BCC लैटिस इफ A इज द एज लेंथ विच एक्सप्रेशन इज करेक्ट। ठीक है, सीजियम क्लोराइड का आपको स्ट्रक्चर दिया गया है, BCC लैटिस में वो अरेंज है, उसने कहा है कि अगर A एज लेंथ है तो इन चारों में से कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है। ये जी मेंस 2014 में आया हुआ है। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, CaCl वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें पहले हम लोग, उससे क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, इसमें CaCl में सेंटर में आपका सीजियम होता था, क्लोरीन आपके मैं कॉर्नर्स पे बना दे रही हूँ, ये मैंने रफली ड्रॉ किया है। ठीक है, एक ये रह गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ये आपके क्लोरीन है, क्लोराइड आयंस है यानी एनायंस है, और ये सीजियम है। ठीक है, अब आप अगर देखें सीजियम और क्लोराइड का रेडियस कह रहा है, ये सीजियम है, अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ कर दूं ऐसे, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं क्या है, ये बॉडी डायगोनल, क्यूब का बॉडी डायगोनल किसके बराबर होता है, बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब। ये हमने ऑलरेडी जब हम वो कर रहे थे एक्सप्रेशंस पैकिंग एफिशिएंसी वाले, वहां कैलकुलेट किया हुआ है, और वैसे भी हमें पता है क्यूब का बॉडी डायगोनल √3a होता है ना। ये पूरा आपका रेडियस, यहाँ क्लोराइड आयन प्लस रेडियस सीजियम आयन, इनफैक्ट डायमीटर है प्लस
क्लोराइड आयन का। तो हमें तो पूरा नहीं चाहिए, हमें तो खाली यहां सेंटर से लेके यहां तक चाहिए, तो यानी इसका हाफ आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, रेडियस ऑफ सीजियम और क्लोराइड आयन किसके बराबर आ गया, √3/2 a, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटली इट वॉज फाउंड दैट मेटल ऑक्साइड हैज फॉर्मूला M0.98O। ठीक है, मेटल M इज प्रेजेंट एज M+2 एंड M+3 इन इट्स ऑक्साइड। दोनों तरह के कैटायंस इसमें, यानी कि मिक्स्ड ऑक्साइड है, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। फ्रैक्शन ऑफ मेटल विच एग्जिस्ट एज M3+ वुड बी, परसेंटेज निकालना है, फ्रैक्शन निकालनी है आपको। ये क्वेश्चन जी मेंस 2013 में भी आया हुआ है, AMU के इंजीनियरिंग एग्जाम में 2015 में भी आया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन पहले भी हमने किए हैं। M0.98O का क्या मतलब है कि आपके, अगर आप फॉर्मूला देखो, इसका मतलब कि 100 ऑक्सीजन एटम्स पे 100 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट हैं और साथ में क्या प्रेजेंट है, उसमें 98 मेटल एटम्स है ना। तो पहले ये लिख लेते हैं, ठीक है, 100 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट हैं और 98 एटम्स मेटल के हैं एज M+2 एंड +3। ठीक है, अब अगली चीज आपको देखिए क्या करनी है कि जिससे कि आपकी परसेंटेज निकल जाए। ऑब्वियसली लेट करेंगे आप, ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं +3 वाला। लेट M+3 आयंस हमने मान लिए X, तो +2 आयंस कितने हो जाएंगे, 98 - X, है ना, इतने हो जाएंगे। अब हमें क्वेश्चन में और कुछ गिवन नहीं है, लेकिन हमें पता है कि न्यूट्रल है, तो यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तभी दोनों को अगर आप इक्वेट कर दो तो वहां से कुछ सॉल्व हो सकता है। तो आप क्या करोगे, टोटल चार्ज, पहले एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, यानी टोटल जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसको अगर हम इक्वेट कर दें टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर, तो यहां से आपका कैलकुलेट हो जाएगा x। एक बार x कैलकुलेट हो गया, नेचुरली आप परसेंटेज निकाल सकते हो। अब +3 चार्ज था आपका x का, ठीक है, तो आपने क्या किया, 3 × x, और दूसरा आपके क्या था, 98 - x, उसका चार्ज कितना था, +2। तो 98 - x को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, किसके बराबर करोगे, 100 आपके ऑक्साइड आयंस थे, उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है हर ऑक्साइड आयन के ऊपर। तो आप इसको कैलकुलेट करो, कितना आ जाएगा, 3x + 196 - 2x, यहां आपका आ गया 200, ये आपका आ गया x, इसको आप x = 4, है ना। तो अब परसेंटेज ऑफ M+3, परसेंटेज कैसे निकलेगी M+3 की, 4, क्योंकि हमने अभी कैलकुलेट किया है टोटल 98 × 100, तो परसेंटेज आपकी आ गई 4.08%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से कीजिएगा, है तो बहुत सिंपल, बट इसमें कुछ ऐसा है ट्विस्ट, मैं अभी नहीं बता रही, क्वेश्चन के बाद बताऊंगी। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, पहला क्या दिया हुआ है, इन NaCl क्रिस्टल्स Na+ आयंस आर प्रेजेंट इन ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। चेक कीजिए सबसे पहले करेक्ट है या नहीं, हमें पता है हाँ करेक्ट है, ठीक है। फिर क्या है, ZnS यानी जिंक ब्लेंड में जिंक आयंस आपके प्रेजेंट होते हैं ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, ये भी करेक्ट है। इन CaF2 F- आयंस ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ये भी करेक्ट है। ये हमने सारे आपको ध्यान होगा हमने पढ़े थे, अभी जब हमने कंपटीशन फोकस का पिछला लेक्चर किया था उसमें किए थे। तीनों आपके ट्रू आ रहे हैं, है ना। तो आप कई बार क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, अरे तीनों कैसे ट्रू हैं। बट मैं आपको बता दूं, कुछ एग्जाम में इस टाइप के MCQs भी आते हैं, वो पैटर्न में पहले ही गिवन होते हैं कि कुछ MCQs ऐसे होंगे विच आर हैविंग ओनली 1 आंसर, और दूसरे टाइप के होंगे विच आर हैविंग मोर देन 1 आंसर। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। बच्चे क्या करते हैं, कई बार जल्दबाजी में पहला पार्ट पढ़ा, अच्छा यही सही है तो बस A आंसर लिख के आ जाते हैं। आप पूरा क्वेश्चन पढ़िए, थॉरोली पढ़िए, ठीक है, फिर आपको पता लगेगा। लास्ट पार्ट देखते हैं, इन Na2O ऑक्साइड आयंस ऑक्यूपाई हाफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये गलत है। ऑक्साइड आयंस आपके क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, और आप देख सकते हैं एनायंस तो वर्ड्स में होते नहीं है। किसी को अगर डिटेल नहीं भी पता तो भी एनायंस वर्ड्स में नहीं होते, कैटायंस होते हैं। तो कैटायंस आपके इस केस में टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये आपका आंसर क्या आ गया, ABC, 3 आपके इसमें ट्रू है, ठीक है। ये वाले इसके आगे मैं लिख देती हूँ क्रॉस, क्योंकि ये फॉल्स है, और इसका आंसर क्या मतलब करेक्ट चीज भी बता देती है आपको, Na+ आयंस ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, करेक्ट। उसके बाद आपके आते हैं असर्शन रीजन। फिर से 2 क्वेश्चंस हैं। पहला असर्शन रीजन वाला पार्ट है आपका, असर्शन दिया हुआ है CaCl हैज BCC अरेंजमेंट,
ठीक है, करेक्ट है। CaCl हैज 1 cesium आयन एंड 8 क्लोराइड आयन इन यूनिट सेल। अब आप ये ध्यान दीजिए, कई बार बच्चे ना इसको जल्दबाजी में पढ़ते हैं, सही है गलत है नहीं है ध्यान नहीं दे पाते हैं। ठीक है, आपको पता है कि सीजियम आयन इन्होंने लिखा है वो 1, वो तो ठीक है क्योंकि सेंटर में था, वो किसी के साथ शेयर नहीं होता, लेकिन क्लोराइड आयन तो शेयर होता है, तो यहाँ 8 नहीं यहाँ 1 आना चाहिए था। इसका मतलब रीजन हमारा करेक्ट नहीं है। तो आप इसका कौन सा ऑप्शन आएगा? सी मतलब असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। इसको मैं टिक कर देती हूँ, असर्शन ट्रू है, ए पूरा ही लिख देती हूँ किसी बच्चे को कंफ्यूजन ना हो। असर्शन इज ट्रू बट रीजन फॉल्स, है ना, क्योंकि क्या आना चाहिए रीजन, करेक्ट रीजन क्या होगा? करेक्ट रीजन शुड बी 1 क्लोराइड आयन। क्लियर? अगला क्वेश्चन, जिंक ब्लेंड एंड वुडजाइड बोथ हैव FCC अरेंजमेंट ऑफ सल्फाइड आयंस। अब आप सबसे पहले तो ये सोचिए क्या ये करेक्ट है या नहीं, ये गलत है। ठीक है, जिंक ब्लेंड FCC अरेंजमेंट तो होता है, ठीक है, लेकिन वुडजाइड का HCCP अरेंजमेंट होता है, मतलब सल्फाइड आयंस का वुडजाइड के केस में आपका HCP अरेंजमेंट होता है। ठीक है, यानी दोनों में आपकी अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो असर्शन हमारा हो गया रॉन्ग। दूसरा पार्ट, ए यूनिट सेल ऑफ बोथ हैज 4 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ ZnS। अब जिंक ब्लेंड में तो 4 फॉर्मूला यूनिट्स होती हैं, लेकिन वुडजाइड में 6, तो यानी ये दोनों ही रॉन्ग हो गया। तो ये भी गलत, ये भी गलत। कौन सा पार्ट आपका आ गया? डी, बोथ फॉल्स, और हम दोनों को करेक्ट करेंगे। करेक्ट ए क्या होगा हमारा? दोनों एक्चुअली पता है, करेक्ट भी पता होने चाहिए कि आंसर आना क्या चाहिए। वुडजाइड आपका प्रेजेंट होता है HCP अरेंजमेंट में, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। और दूसरा पार्ट आपका था बोथ हैज 4 फॉर्मूला यूनिट्स ना, ZnS की तो आपकी 4 फॉर्मूला यूनिट्स हैं, सॉरी आई मीन टू से जिंक ब्लेंड की, ZnS तो दोनों ही है ये, जिंक ब्लेंड, और वुडजाइड में 6 हैं, तो यानी आपका दोनों फॉल्स हो गया। डी पार्ट आपका आंसर आ गया। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे सॉल्व करवाने थे आपसे, क्योंकि है सारे ये कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड, बट जब तक बच्चे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते आइडिया नहीं होता उनको। ठीक है, अब कुछ और टॉपिक्स पढ़ते हैं, फिर कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगला टॉपिक है इंटरफेशियल एंगल्स। अब इंटर मतलब कि किसी दो फेसेस के बीच में, और फेशियल का मतलब क्या है? किसी दो फेस के बीच के एंगल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब मैं आपको एक फिगर दिखाती हूं, ये देखिए, ये जो फेस है और ये जो फेस है, ये दो फेस हैं किसी क्रिस्टल के, इनके बीच का जो एंगल होगा दैट इज इंटरफेशियल एंगल। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी? द एंगल्स बिटवीन द एडजेसेंट फेसेस, यानी कि साथ साथ वाले फेसेस ऑफ अ क्रिस्टल आर कॉल्ड इंटरफेशियल एंगल्स। ठीक है, बहुत सिंपल है। दूसरी चीज याद रखने वाली क्या है? ये हमेशा कांस्टेंट होगी एंड इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सब्सटेंस ऑफ क्रिस्टल। ये चीज ध्यान रखने वाली है कि कैरेक्टरिस्टिक्स है मतलब कि फिक्स रहेगी। ठीक है ना, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द क्रिस्टल। क्लियर? और जो इंस्ट्रूमेंट इसको मेजर करने के लिए यूज होता है दैट इज कॉल्ड गोनियोमीटर। कहीं कहीं जगह पूछ लिया जाता है, ज्यादा नहीं, तो आप इसको कह सकते हैं, मॉडरेट सा टॉपिक है ये। फिर एक इसका लॉ आता है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स। क्या कहता है ये? कि आपका चाहे साइज और शेप क्रिस्टल का कैसा मर्जी हो, लेकिन एंगल बिटवीन द करस्पॉन्डिंग फेसेस, यानी क्रिस्टल के जो फेसेस हैं उनके बीच का जो एंगल है किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए हमेशा सेम रहेगा। चाहे आपका क्रिस्टल का साइज छोटा हो, बड़ा हो, शेप कैसी मर्जी हो, किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए इंटरफेशियल एंगल वाली वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। और साइज और शेप आपका क्रिस्टल का डिपेंड करता है कंडीशंस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पे, जब आप क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कर रहे होते हो। ठीक है, ये फिगर की हेल्प से मैंने आपको बता दिया था कि इंटरफेशियल एंगल क्या है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सिमिट्री इन क्रिस्टल। जैसे आपने एक इंटरफेशियल एंगल वाली प्रॉपर्टी पढ़ी ना कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ऐसे ही दूसरी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है क्रिस्टल्स की सिमिट्री। अब इसमें दो पार्ट आता है, सिमिट्री ऑपरेशन और सिमिट्री एलिमेंट्स। चलिए देखते हैं दोनों है क्या क्या चीज। ये हम डिटेल में सिमिट्री वाला पूरा टॉपिक पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले है सिमिट्री ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब कि कोई चीज आप कर रहे हो, तो सिमिट्री ऑपरेशन क्या है? इट इज एन ऑपरेशन परफॉर्म्ड अराउंड अ लाइन, प्लेन और पॉइंट। ये याद रखने वाली चीज है, या तो लाइन के पास, या प्लेन, या अराउंड, या पॉइंट, सॉरी, इन तीनों के अराउंड ही आपका ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है।
किसी एक बॉडी पे या क्रिस्टल पे, सो दैट इट यील्ड्स द सेम और सिमिलर अपीयरेंस ऑफ द बॉडी आफ्टर द ऑपरेशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सपोज कीजिए कोई टेबल रखी है, ठीक है, स्क्वायर टेबल है या कैसे भी, उसको आप कितनी बारी रोटेट करो अपनी जगह पे कि जो उसकी स्टार्टिंग वाली पोजीशन थी सेम वही आ जाए। किस एंगल से करो, किस एक्सिस से करो, तो ये जो आप कर रहे हो दैट इज ऑपरेशन। ठीक है, और इसी तरह इसमें आपकी आएंगी सिमेट्री एलिमेंट्स। अब क्यूब के नजरिए में देखते हैं, जैसे सपोज कीजिए रोटेशन अराउंड एन एक्सिस। ठीक है, जैसे मैंने आपको भी बताया किसी एक्सिस के अराउंड आप रोटेट कर रहे हो तो क्या कहला रहा है, सिमेट्री ऑपरेशन। अगर क्यूब को आप रोटेट करो 90 डिग्री एंगल पे किसी भी एक इमेजिनरी एक्सिस पे, सपोज करो हम इमेजिन करते हैं क्यूब है, ठीक है, मैंने छोटा सा क्यूब बनाया, इसके सेंटर से अगर मैं मान लूं बिल्कुल सेंटर से जो लाइन क्रॉस कर रही है ऊपर नीचे वाले फेस को, टॉप और बॉटम वाला जो फेस है वहां से एक लाइन या कोई एक्सिस पास कर रही है, उनके सेंटर से जा रही है, उस एक्सिस पे अगर मैं क्यूब को रोटेट करूं थ्रू 90 डिग्री तो आपकी क्या होगी, रोटेशन तो हम करते जा रहे हैं, द अपीयरेंस आफ्टर रोटेशन वो क्या होनी चाहिए, सिमिलर टू द अपीयरेंस बिफोर रोटेशन। ठीक है, अब आप इसको इमेजिन करके देखो कि अगर आप इसको रोटेट कर रहे हो तो कब सेम आएगी, कितनी रोटेशंस के बाद सेम आएगी। इसके केस में तो चलो सेम आ जाती है ना। अगर सपोज करो आपने एटम यहाँ किया हुआ है, आप उसको रोटेट करो, मैं सिमेट्री एलिमेंट्स आगे बताऊंगी, वहां आपको क्लियर होगा कि कितने टाइम्स बाद रोटेट करने पे सेम आती है। लेकिन ये आपको पता लग गया जो रोटेट कर रहे हो दैट इज सिमेट्री ऑपरेशन। और सिमेट्री एलिमेंट क्या है, एलिमेंट मतलब कि किस चीज का यूज कर रहे हो आप, वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट विच क्यूब इज रोटेटेड। जो काम किया जा रहा है और किसकी मदद से किया जा रहा है, तो काम क्या कर रहे थे हम, रोटेशन, किसकी मदद से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो सिमेट्री ऑपरेशन हो गया आपका रोटेशन। ठीक है, अब आता है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या है, अभी अभी हमने पढ़ा, इज अ लाइन, यानी कोई एक्सिस हो सकता है, कोई प्लेन हो सकता है या कोई पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू विच क्रिस्टल की एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री है। अगर आप प्लेन लगा दो तो ज्योमेट्रीज चेंज हो जाती हैं। आप एक्सिस, अगर किसी एक्सिस पे रोटेशन कर रहे हो तो तीन चीजें हैं, लाइन, प्लेन और पॉइंट। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इज अ लाइन, प्लेन और पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू विच क्रिस्टल पोजेसेस अ डेफिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अब थ्री टाइप्स की एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हैं। पहला है प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, देखिए कि आपको चीजें एक जैसी नजर आए, यही मतलब होता है ना। अब इमेजिन कीजिए कि सपोज करो कोई इमेजिनरी प्लेन है, कोई एक प्लेन है जो क्रिस्टल के बीच में से जा रहा है और ऐसे जा रहा है कि क्रिस्टल को दो एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड कर देगा और दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो क्या कहला देगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। कैसे, एक ऐसा प्लेन जो उस क्रिस्टल को दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दे रहा है कि दोनों पार्ट सिमेट्रिकल जैसे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, यही मतलब हुआ ना प्लेन ऑफ सिमेट्री का। सो इट इज डिफाइंड एज एन इमेजिनरी प्लेन passing through the crystal such that it divides the crystal into two halves such that one is the mirror image of the other। इसकी फिगर देखते हैं फिर आपको क्लियर होगा। ये देखिए, ये है रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ये क्यूब था, इसके सेंटर में मैंने एक प्लेन ड्रॉ किया। अगर आप इसको इमेजिन करो जैसे ये प्लेन है, ये प्लेन ऐसा है कि इस पूरे क्यूब को हाफ हाफ में काट रहा है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, मिरर इमेज हो गए ना। तो ये आपकी कहलाएगी प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री टोटल 3 है। क्यों 3 है, आपको पता है क्यूब की एजेस कितनी है, आप कहते हो ना कि LABC 3, आप वो मानते हो ना, ये और ये तो चलो क्यूब है। रेक्टेंगल अगर आप लोगे तो 3 साइड्स आपकी मानी जाएंगी ना, उसके रिगार्डिंग कहा गया है। एक तो इस तरह से आपका प्लेन ड्रॉ होगा, एक इस वाली फॉर्म में, मतलब 2 तो आपके वर्टिकल्स होंगे, एक ये, एक ऐसा, ठीक है ना, और एक यहां सेंटर से कट करेगा। तो जो आपकी मेन 3 एक्सिस होती है XYZ, उसको लेके 3 प्लेन्स माने गए हैं, 3 रेक्टेंगुलर प्लेन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एक जैसे आपने ऐसे रखा, एक यहां रख दोगे दूसरा प्लेन, और एक ये क्यूब को जो ऐसे काट रहा होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टली काट रहा होगा। अब आती है बात डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री के। आपको पता है कितने डायगोनल है टोटल क्यूब में, 6। इसीलिए 6 डायगोनल प्लेन्स ऑफ सिमेट्री जो कि आपके डायगोनल से क्यूब के पास कर रहे हैं। देखिए ना, आप यहां से यहां मैंने एक पूरा प्लेन ड्रॉ किया हुआ है ना पेंसिल से, तो इसी तरह से 6 डायगोनल्स आ सकते हैं। ये डायगोनल कहाँ है, इस वाले फेस के। ठीक है, इसका दूसरा डायगोनल भी हो सकता था, ऐसे वाला हो सकता था ना, इसीलिए टोटल मिला के 6 हैं।
क्योंकि अगर आप इसको और इसको देखोगे सेम ही आ जाएंगे ना, जो डायगोनल इसका है और इसके सपोज कीजिए ये भी तो डायगोनल ही था और ये भी डायगोनल है, तो यानी दो अपोजिट फेसेस का मिला के आप काउंट कर रहे हो। अदरवाइज ऐसे मत सोचना 6 फेस हैं तो 6 डायगोनल, 6 डायगोनल्स हैं, बट इसको समझ के आप देखिए कि एक आपने प्लेन ऐसे ड्रॉ किया, एक आप यहां से यहां अगर आप ड्रॉ कर देते वो दूसरा प्लेन होता दूसरे डायगोनल को लेके, तो अपोजिट वाले फेसेस को लेके आप प्लेन ड्रॉ कर रहे हो ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्लेन आ रहा है इन दो प्लेन्स को लेके, इन दो फेसेस को लेके, इन दो फेसेस को और फ्रंट और बैक वाले फेसेस को लेके। तो इस तरह से आपके टोटल 6 प्लेन्स क्रिएट हो रहे हैं। ये थे आपकी प्लेन्स ऑफ सिमेट्री। फिर इसी तरह आती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसमें क्या करोगे, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो कि पास कर रही है क्रिस्टल के थ्रू, सो दैट क्रिस्टल को जब आप रोटेट करते हो उस लाइन पे, उस लाइन के अराउंड या एक्सिस के अराउंड एग्जैक्टली सिमिलर अपीयरेंस आ जाएगी मोर देन वंस इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। जब आप पूरा एक बार उसको रिवॉल्व करते हो तो वो सिमिलर अपीयरेंस कई बार आएगी। सपोज कीजिए अगर आप उसको इफ इट अकर्स ट्वाइस, 2 टाइम्स अगर आ रही है वन रिवॉल्यूशन में, तो 2 फोल्ड एक्सिस। जैसे देखिए आप यहाँ एग्जांपल देखिए, ये है, ये देखिए यहां से लेके यहां तक ये एक्सिस जा रहा है। अगर आप इसको इमेजिन करो कि आप इसको रोटेट कर रहे हो थ्रू 180 डिग्री, पूरा घुमा दे रहे हो, तो तभी उसके बाद आपका सेम आ जाएगा ना। आप उसको क्या बोलोगे, 2 फोल्ड एक्सिस। तो 2 फोल्ड एक्सिस, 3 फोल्ड एक्सिस, 4 फोल्ड, 6 फोल्ड, इस तरह से कई आपके एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती हैं कि एक ऐसा एक्सिस जिससे अगर आप रोटेशन करो तो वो सिमेट्री जनरेट करे। क्लियर? कुछ और फिगर्स देखते हैं, वहां से आपको क्लियर होगा थोड़ा। ये वाला देखिए 4 फोल्ड एक्सिस, ये सबसे आसान है। ये हमने सेंटर से एक्सिस मान लिया, हमने इसकी रोटेशन की ऐसे 90 डिग्री। अब ये वाला जो एटम होगा, सपोज कीजिए यहाँ कोई एटम है, इसको आपने एक बार 90 डिग्री रोटेट किया, यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां, फिर यहां, कितनी बार रोटेट करने के बाद वापस यहां आ रहा है, 4 टाइम्स। तो ऐसे हम चेक करते हैं कि कितने फोल्ड एक्सिस है, कि कितनी बार आप उसको रोटेट कर रहे हो कि बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी वही सेम अपीयरेंस आ जाती है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसको कहते हैं 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, 4 फोल्ड। क्लियर है? ये देखिए यहाँ पे 3 फोल्ड एक्सिस है, यहां से लेके यहां तक, ये आपका क्या है, बॉडी डायगोनल। थ्रू 120 डिग्री रोटेट किया जा रहा है तो आपका 3 फोल्ड एक्सिस आएगा। एक और तरीका है इसको कैलकुलेट करने का, ये जो एंगल होता है ना 360 आपका टोटल होता है एंगल, तो इसको जब आप डिवाइड कर लोगे 360 डिवाइड बाय 120, कितनी वैल्यू आ रही है, 3। वहां से भी कैलकुलेट होता है 3 फोल्ड एक्सिस। ठीक है, तो आपको एक्सिस पहचाननी आनी चाहिए और किस एंगल पर रोटेट हो रहा है वो, और कितने फोल्ड एक्सिस है। क्लियर? तो कुछ एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ में नहीं भी आते। ये है आपका हेक्सागन। हेक्सागन देखिए आपको पता है 6 फेसेस वाला है। इसमें रोटेशन सेम कब आएगी, जब आप 6 टाइम्स उसको रोटेट कर दोगे, इसलिए 6 फोल्ड एक्सिस है और रोटेशन 60 डिग्री से हो रही है। तो क्या हो गया, एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड सिमेट्री को आप क्या बोलोगे, एक्सिस इज पासिंग थ्रू अपोजिट कॉर्नर्स, सो 4 सच 3 फोल्ड एक्सिस जनरेट हो जाएंगे। ठीक है ना? 4 क्यों होंगे, क्योंकि आपको पता है 3 फोल्ड एक्सिस में बॉडी डायगोनल से पास होता है। ये देखिए ना, बॉडी डायगोनल से पास हो रहा था ना, 4 बॉडी डायगोनल है, इसलिए 4 टाइप के 3 फोल्ड सिमेट्री एक्सिस। ठीक है, और 4 फोल्ड वाले कितने होंगे, 3 होंगे। क्यों? क्योंकि 3 डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन आप ये देखिए, है ना, ऐसे ही एक दूसरी वाली, मतलब आप 3 डायरेक्शन देख सकते हैं, एक्स वाई जेड वाली। तो 3 सच 4 फोल्ड एक्सिस एट राइट एंगल्स टू वन एंगल। 90 डिग्री में अगर आप 3 एक्सिस ड्रॉ करते हो, एक्स वाई जेड 3 ही आती है ना, इस वजह से आपकी 4 फोल्ड सिमेट्री वाली एक्सिस कितनी है, 3। फिर 2 फोल्ड सिमेट्री वाली एक्सिस इज एमर्जिंग फ्रॉम अपोजिट एजेस। इसमें कितनी हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं। 2 फोल्ड वाली 6 क्यों होंगी, क्योंकि हमारे पास 12 एजेस हैं। 12 एजेस का मतलब हाफ, क्योंकि 2 एज को हम एक बार ही साथ में ही ले रहे हैं, इसीलिए 2 फोल्ड सिमेट्री वाली कितनी हो गई, 6। अब देखते हैं इनको सबको। एक और आता है आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, अब आएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री बहुत सिंपल है, एक इमेजिनरी पॉइंट है क्रिस्टल के अंदर, जिसमें से कि अगर आप कोई लाइन पास करो ना इस पॉइंट में, तो वो इंटरसेक्ट करता जाएगा अपोजिट फेसेस को इक्वल डिस्टेंस पे। जैसे ये है, यहाँ पे अगर लाइन में इधर बढ़ाऊं या इधर बढ़ाऊं, ठीक है, किसी भी साइड, दो बिल्कुल अपोजिट साइड तो इक्वल डिस्टेंस पे आएगा। इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक ऐसा सेंटर जहां से अगर आप मूव करो दो अलग अलग डायरेक्शन में, बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो क्या जनरेट कर देंगी, सिमेट्री, एक जैसी चीज। क्रिस्टल में एक से ज्यादा सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती।
क्लियर है ना। अगर सपोज कीजिए ये है, आप यहाँ से इस वाले डिस्टेंस को, इसको जो भी आप मतलब सपोज करो, अपोजिट वाले दो आप कोई भी दो लोगे ना, हमेशा सेम आएगा। तो कोई भी ऐसा क्रिस्टल होगा उसमें वन सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी हमेशा, जरूरी नहीं क्यूब, कोई सा भी क्रिस्टल हो, ये चीज आपने याद रखनी है। तो अब टोटल कितनी सेंटर ऑफ सिमेट्रीज एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हो गई, जितना सबको अगर हम टोटल कर दें, टोटल नंबर ऑफ प्लेन्स वाली, एक्सिस वाली, सेंटर्स ऑफ सिमेट्रीज सारी अगर प्लस कर दें, उनको मिला के कहा जाता है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। एक क्यूबिक क्रिस्टल में टोटल 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हैं। कैसे? रेक्टेंगुलर वाली आपकी 3 थी, ठीक है, फिर डायगोनल रेक्टेंगुलर प्लेन्स वाली, डायगोनल प्लेन्स वाली कितनी थी? 6, 4 फोल्ड वाली 3, 3 फोल्ड वाली 4, 2 फोल्ड वाली 6 और सेंटर ऑफ सिमेट्री 1। सबको टोटल कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 23। ये हमने पढ़ लिए सिमेट्री वाले आपके सारे एलिमेंट्स और ऑपरेशन। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाता है ब्रैग्स डिफ्रैक्शन वाला, वो हम पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे अगले लेक्चर में। अब तक का आपका जितना भी है इसको रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बार बार कीजिए। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू। सो गाइज, आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज जरूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में भी, और अगर पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जो लोग नए हैं स्पेशली उनके लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया हैंडल्स नज़र आ रहे होंगे, उनको भी जाके प्लीज़ फॉलो कीजिए। सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मैं कुछ ना कुछ डिफरेंट ही पोस्ट करती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आप सबको फॉलो करेंगे तो आपको एक ही जैसा कंटेंट मिलेगा, सब जगह नई चीज़ें हैं। तो कीप फॉलोइंग देम, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप अनरोलिंग द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री विद माई सेल्फ लॉरिका। थैंक यू, लव यू ऑल।